हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 पुस्तक के अगले 3 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर है आत्मकथा, उत्साह, अट नहीं रही और यह दंतुरित मुस्कान और फसल। जैसा कि हम लोग 13 मैराथन वीडियो में उत्पाद सिपाही का जो पत्र 2 में हिंदी ग्रामर और हिंदी में क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का सिलेबस दिया गया है, हम लोग 13 मैराथन वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये उसी सीरीज का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लेखक के परिचय के बारे में और कविता की व्याख्या जानेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण हम लोग सबसे पहले टॉपिक जान लेंगे, पॉइंट्स जान लेंगे और उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले आ जाता है क्या? वो आ जाता है लेखक परिचय। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ? 1889 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद सन 1937 में इनका निधन हो गया। कैसे कवि थे? तो छायावादी कवि थे। ठीक है, जन्म हुआ था 1889 में, निधन हुआ 1937 में। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रमुख काव्य संस्कृतियां हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। क्या क्या है? वंस अगेन हम लोग रिपीट कर लेते हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। किस पर? तो कामायनी पर उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। ठीक है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। कौन कौन उनके नाटक हैं? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। कंकाल, तितली और इरावती उनके उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। देखिए, यहाँ पास बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कौन कॉलेज में पढ़ने गए थे? तो क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे। 8वीं के बाद उन्होंने अपना पढ़ाई घर से ही शुरू किया था। 1937 में उनका निधन हो गया था और वे छायावादी प्रकार के कवि थे। ठीक है, और उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ था वो चित्राधार था, कानन कुसुम था, झरना था, आंसू, लहर और कामायनी था। ठीक है, और कामायनी के लिए उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। और वे कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके क्या है? नाटक हैं। और साथ ही साथ उनके 3 उपन्यास भी हैं, कंकाल, तितली और इरावती। सब क्या है? उपन्यास हैं। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके क्या है? कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है कि प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण और प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है।
इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका क्या था। हंस क्या था? पत्रिका था। हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। उनके मित्र लोग बोले कि आप क्या कीजिए, जयशंकर प्रसाद आप लिखिए, ठीक है, अपने ऊपर आत्मकथा लिखिए, लेकिन ये उस पर सहमत नहीं थे। ठीक है, इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथा। ठीक है, यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1932 में। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कथा को यानी कि कविता को आरंभ करते हैं। देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। इसकी व्याख्या क्या है? इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारण को बताया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी जो भंवरा है वो प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। ठीक है, झरते पत्तियां की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला जो है वो समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन रहा है और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नज़र आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो उनके बारे में। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो उससे आनंद मिलेगा लोगों को। ठीक है, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलूं अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर आ गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। देखिए
क्या है कि कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के समान एक छलावा रहा है। जीवन में जो पाना चाहते हैं वह सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का बखान कर जग हंसाई नहीं करा सकते। वे अपने छले जाने की कहानी नहीं सुनाना चाहते। जिस प्रकार सपनों में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गई, चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सार से अपने जीवन का घड़ा भरने जा रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुना सकता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखे वो क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। ठीक है, देखिए इसका व्याख्या है कि इन पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल जो है वो आए, जिनके सहारे वे वर्तमान जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका। ठीक है, कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उसकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गया है, क्योंकि वास्तविक जीवन में वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चला गया। इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे। अपने जीवन को वो छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया है। मेरे अतीतों को मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है इस चैप्टर का सारांश। देखिए इसका सारांश क्या है कि प्रेमचंद के संपादन हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे आत्मकथा लिखे। ठीक है, इस सारांश को हम लोग आगे ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को जानेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, तो 1889 में। कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। शिक्षा कहाँ से ग्रहण करने वो गए थे? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज। कितना तक शिक्षा वहाँ से ग्रहण कर पाए? तो 8वीं तक। कितनी तक? 8वीं तक। तो 1889 जन्म स्थान वाराणसी, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज गए थे, 8वीं तक शिक्षा वहाँ पाए थे। जयशंकर प्रसाद घर पर किन भाषाओं में अध्ययन किए थे? संस्कृत, हिंदी और फारसी। कौन भाषा में? संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा में अध्ययन किए थे। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि हैं? तो छायावादी प्रवृत्ति के। कैसे? छायावादी प्रवृत्ति के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख जो काव्य कृति हैं वो झरना, आंसू लहर, चित्राधार, कानन कुसुम, कामायनी है। कौन कौन है? झरना, आंसू लहर, चित्राधार, कानन कुसुम, कामायनी है। किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया था? कामायनी के लिए। किसके लिए? कामायनी के लिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन से हैं?
तो ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद की उपन्यास कौन है? तो है कंकाल तितली इरावती। कंकाल तितली इरावती। आगे है इसके बाद जयशंकर प्रसाद कृत कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद कृत कहानी संग्रह है, ठीक है। वो है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। जयशंकर के प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ? तो हंस में 1932 में। कब? हंस में 1932 में हुआ था। आगे है इसके बाद कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र। आत्मकथा में कवि ने किन कारणों का वर्णन किया है अपनी आत्मकथा न लिखने का? अपनी आत्मकथा न लिखने का। कवि अपनी आत्मकथा न लिखने का मूल कारण क्या मानता है? तो जग हंसाई। क्या मानता है? जग हंसाई। प्रथम पद में मौन की तुलना किससे किया गया है? तो भंवरों से। किससे किया गया है? भंवरों से। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया हुआ बताया है? तो झड़ती पत्तियों के समान। किसके समान? झड़ती पत्तियों के समान। किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? तो अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अंतहीन नीले आकाश के नीचे। कवि के जीवन में किसकी अनुपस्थिति है? तो सुख और प्रसन्नता की। सुख और प्रसन्नता की अनुपस्थिति है। कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? तो स्वप्न के समान। किसके समान? स्वप्न के समान। कवि ने अपने प्रेयसी के लाल गालों की तुलना किससे की है? तो भोर की लालिमा से। किससे? भोर की लालिमा से। अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया? मौन। कैसे बताया? मौन व्यथा। आत्मकथा कविता की प्रवृत्ति कैसी है? तो छायावादी। कैसी है? छायावादी है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, एक मिनट, यहाँ जो ऑप्शन जो है वो काशी दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप वाराणसी कर लीजिएगा, तब सही हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? ठीक है, कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? तो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए थे। वो अगला प्रश्न में आ ही गया, कहाँ तक के? 8वीं तक के। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किन भाषाओं में अध्ययन किया था? तो संस्कृत, हिंदी और फारसी, ये सभी भाषाओं में किए थे। जयशंकर प्रसाद किस प्रवृत्ति के कवि थे? ठीक है, तो छायावादी प्रवृत्ति के। कैसे? छायावादी प्रवृत्ति के। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ बताना है। झरना, आंसू लहर, चित्राधार, कामायनी, कानन कुसुम, यानी कि ये सभी, ये हो जाएगा सभी। आगे है कि किस रचना के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया? तो कामायनी के लिए। किसके लिए? कामायनी के लिए। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक जो है वो इनमें से कौन से हैं? ठीक है, वो हैं अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यानी कि ये सभी हैं। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन है? तो ये तीनों है, यह सभी हो जाएगा इसमें भी। जयशंकर प्रसाद की इसमें से कौन सी कहानी संग्रह है? आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। पहली बार किस पत्रिका में आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था? हंस में 1932 में। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद्र थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आत्मकथा में कवि जयशंकर प्रसाद ने किन कारणों का वर्णन किया है? ठीक है, तो अपनी कहानी को न लिखने के कारणों का। अपनी कहानी को, अपनी आत्मकथा को, कहानी नहीं, अपनी आत्मकथा को न लिखने के कारणों का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा न लिखने का मूल कारण क्या मानते हैं? तो जग हंसाई। क्या मानते हैं? जग हंसाई मानते हैं।
प्रथम पद में मन की तुलना किससे किया गया है? तो भंवरों से। किससे किया गया है? भंवरों से। कवि अपने जीवन को किसके समान मुरझाया मानते हैं? तो झड़ती पत्तियों के समान। किसके समान? झड़ती पत्तियों के समान। किसके नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है? ठीक है, तो किसके नीचे बन और बिगड़ रहा है? तो अंतहीन नीले आकाश के नीचे। अंतहीन नीले आकाश के नीचे। कवि के जीवन में किसकी उपस्थिति है? कवि के जीवन में किसकी उपस्थिति है? सुख और प्रसन्नता की। सुख और प्रसन्नता की। आगे है कि कवि का जीवन किसके समान एक छलावा है? तो स्वप्न के समान। किसके समान? स्वप्न के समान। कवि ने अपनी प्रेयसी के गालों की तुलना किससे की है? तो भोर की लालिमा से। किससे? भोर की लालिमा से। अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है? अंत में कवि ने अपनी व्यथा को कैसे बताया है? तो मौन। कैसे बताया है? मौन बताया है। आगे है कि आत्मकथा कविता में प्रवृत्ति कैसी है? तो छायावादी है। कैसी है? छायावादी है। आत्मकथा किस कवि की कविता है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद ने घर पर किसकी शिक्षा ग्रहण की थी? तो संस्कृत का और हिंदी का और फारसी का। संस्कृत का, हिंदी का और फारसी का। जयशंकर प्रसाद किस काव्य विधा के कवि थे? किस काव्य विधा के कवि थे? तो छायावादी। कैसा? छायावादी थे। आगे है कि जयशंकर प्रसाद की गहरी रुचि किसमें थी? गहरी रुचि जयशंकर प्रसाद जी का गहरी रुचि जो था वो किसमें था? तो इतिहास और दर्शन में। किसमें? इतिहास और दर्शन में। आगे है कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानी बताना है। तो कहानी क्या था? आकाशदीप और आंधी क्या था? प्रमुख कहानी था। आकाशदीप और आंधी क्या था? प्रमुख कहानी था। और इसके बाद है कि जयशंकर प्रसाद का प्रमुख उपन्यास बताना है। प्रमुख उपन्यास बताना है कि कौन हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा प्रमुख उपन्यास जो हो जाएगा वो हो जाएगा तितली और इरावती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आगे हम लोग का अगला चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, उत्साह और अट नहीं रही, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी का। तो चलिए हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला यानी कि जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चों पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। आगे है कि उनकी प्रमुख जो काव्य रचना है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो प्रमुख काव्य है वह है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली ने 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला जी का जन्म हुआ था बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ था। वो मूल रूप से गढ़कोला, उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, उनकी जो औपचारिक शिक्षा था वो महिषादल में 9वीं तक मिला था और स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। और वो परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा में विशेष प्रभाव डाला था और संगीत और दर्शन शास्त्र भी उनको गहरे वो जानकारी हासिल करते थे। ठीक है, और निराला जी का जन्म जो है जो जीवन है वो काफ़ी दुख में भरा हुआ था और उनका जो देहांत हुआ अंततः 1961 में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख काव्य रचना है वो है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते।
ठीक है। और जो निराला रचनावली है वो 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशित है। आगे है निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोह स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित और पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी देखने को मिलता है। उत्साह एक आह्वान गीत है। उत्साह कैसा है? एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस और विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्यिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कविता की ओर। पहला कविता है यहाँ से उत्साह। देखिए उत्साह में क्या है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले ब्रज छिपा नूपन नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो बादल गरजो। बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मन विश्व के निघात के सकल जन आए अघात दिशा से अनंत के घन तप्त धारा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो बादल गरजो। इसकी व्याख्या हम लोग जानते हैं। अब देखिए प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों के जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस करने वाला ब्रजपात दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर ब्रज शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तड़प हुई धरती को शीतल प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारे धरती को तृप्त करें। चलिए अब हम लोग आगे की कविता देखेंगे, जिस कविता का नाम है अट नहीं रही है। देखिए अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। देखिए अब हम लोग इसकी व्याख्या जानेंगे। देखिए क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन की मानवीयकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं।
रंग बिरंगे फूलों की बहार है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण महक उठता है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल गई हो। वे चाहकर भी अपनी आंखें इस प्राकृतिक सुंदरता से हटा नहीं सकते। इस मौसम में बाग बगीचे वनों उपवनों के सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से हैं। कहीं यह लाल रंग के हैं तो कहीं हरे और डालियां अनगिनत फूलों से लद गए हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं और छोर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही है। ठीक है, सारांश हम लोग ऊपर ही भी पढ़ लिए थे, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? 1899 में। कहाँ हुआ था? तो बंगाल के महिसादल में हुआ था। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और वो महिसादल में कहाँ तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए थे? तो 9वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त किए थे। निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं में ज्ञान अर्जित किया था? संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी। आगे है कि भाषा से हटकर निराला ने अपने किन विषयों का अध्ययन किया था? संगीत और दर्शन शास्त्र। संगीत और दर्शन शास्त्र। आगे है इसके बाद कि निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो निराला रचनावली। किस नाम से? निराला रचनावली के नाम से। आगे है निराला रचनावली कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में। निराला की प्रमुख काव्य रचना क्या है? अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, कुकुरमुत्ता है और नए पत्ते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता एवं नए पत्ते। निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक के गीत की रचना की थी? सरोज स्मृति। किस शोक की? सरोज स्मृति की। आगे है निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? विद्रोही। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? विद्रोही। निराला की रचना किस प्रकृति की है? छायावादी। निराला की रचना किस प्रवृत्ति के हैं? छायावादी। छायावादी रचनाओं में पहली बार कैसे छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? तो मुक्त छंद का। कैसे छंद का? मुक्त छंद का। निराला की मृत्यु कब हुआ? 1961। कब हुआ? 1961 हुआ। और उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत है। कैसा? आह्वान गीत है। उत्साह गीत में किसे संबोधित किया जा रहा है? बादलों को। किसे? बादलों को। कवि बादल से क्या अपील करते हैं? घनघोर गर्जन के साथ बरसने के लिए। बादल की तुलना किससे किया गया है? तो बच्चों के काले घुंघराले बालों से किया गया है। कवि किस बादल से बरसने की आग्रह करता है? नवजीवन के बादल को। कौन? नवजीवन के बादल को। और आगे है इसके बाद कि कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है? तो कठोर ब्रज शक्ति के बादल को। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? बेचैन। कैसे? बेचैन। समस्त धरती किससे परेशान है? भीषण गर्मी से। किससे? भीषण गर्मी से। धरती को कैसा बताया गया? गर्म और तप्त। कैसा? गर्म और तप्त। बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे? धरती को। किसे? धरती को। अट नहीं रही कविता किस महीने की मादकता को दर्शाती है? फागुन की। किस महीने की मादकता को? फागुन की। फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? वसंत ऋतु का। किस ऋतु का? वसंत ऋतु का। आगे है कि किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं? वसंत ऋतु में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। शीर्षक के अनुसार कवि को क्या अट नहीं रही है? तो फागुन की सुंदरता कवि को अट नहीं रही है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तरी। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। आरंभ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म ही पूछा गया है। तो कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के महिसादल में। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। निराला का औपचारिक शिक्षा महिसादल में कौन क्लास तक मिला था? तो 9वीं क्लास तक। कौन क्लास तक? 9th क्लास तक।
मिला था। आगे है, निराला ने स्वाध्याय से किन भाषाओं में ज्ञान अर्जित किया था? संस्कृत में, बांग्ला में और अंग्रेजी में। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी यानी कि उपयुक्त सभी भाषा से हटकर निराला और किन विषयों का अध्ययन किया था? ठीक है, तो संगीत और दर्शन शास्त्र। किन विषयों का? संगीत और दर्शन शास्त्र। निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। आगे है, निराला का संपूर्ण साहित्यिक किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो निराला रचनावली। किस नाम से? निराला रचनावली के नाम से। निराला रचनावली कुल कितने खंडों में? तो 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में। आगे है कि निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन है? निराला की प्रमुख काव्य रचना अनामिका और परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पद्य यानी कि उपयुक्त सब हैं। निराला ने अपनी 18 वर्ष की पुत्री के निधन के शोक में कौन से गीत की रचना की थी? तो सरोज स्मृति। कौन से गीत? सरोज स्मृति। निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? तो विद्रोही। किस स्वभाव के? विद्रोही। निराला की रचना किस प्रवृत्ति के हैं? तो छायावादी। किस प्रवृत्ति के हैं? छायावादी प्रवृत्ति के हैं। और आगे है कि छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया था? निराला ने किस प्रकार के छंद का प्रयोग शुरू किया था? मुक्त छंद। कैसा? मुक्त छंद। निराला की मृत्यु कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो आह्वान गीत है। कैसा गीत है? आह्वान गीत है। उत्साह गीत में किसे संबोधन किया जा रहा है? तो बादल को। किसे संबोधित किया जा रहा है? तो बादल को संबोधित किया जा रहा है। कवि बादल से क्या अपील करता है? तो घनघोर गर्जन के साथ बरसने के लिए। घनघोर गर्जन के साथ बरसने के लिए। और बादल की तुलना किससे किया गया है? तो बच्चों के काले घुंघराले बाल से। बच्चों के काले घुंघराले बाल से। कवि किस बादल को बरसने का आग्रह करता है? तो नवजीवन के बादल को। कौन बादल को? नवजीवन के बादल को। आगे है कि कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है? तो कठोर ब्रज शक्ति के बादल को। कठोर ब्रज शक्ति के बादल को छुपने का आग्रह करता है। आकाश में उमड़ते उमड़ते बादल कैसे प्रतीत होते हैं? बेचैन। कैसे प्रतीत होते हैं? बेचैन। समस्त धरती किससे परेशान है? तो भीषण गर्मी से। किससे? भीषण गर्मी से। धरती को कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त। कैसा बताया गया है? गर्म और तप्त बताया गया है। और आगे है कि बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे? तो धरती को। बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे? तो धरती को तृप्त करेंगे। अट नहीं रही कविता किस महीने की मादकता को दर्शाती है? तो फागुन की। किस महीने की? फागुन की। फागुन महीने किस ऋतु में आगमन होता है? तो वसंत ऋतु का। फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? वसंत ऋतु का। और किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं? वसंत ऋतु में। किस ऋतु में? वसंत ऋतु में। शीर्षक के अनुसार कवि को क्या अट नहीं रही है? तो फागुन की सुंदरता। क्या अट नहीं रही है? फागुन की सुंदरता। उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? तो निराला जी का है। किसकी है? निराला जी का है। और आगे है कि अट नहीं रही शीर्षक कविता किसकी है? तो ये भी किसका है? निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। और आगे है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस भाषा का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित किए थे? किस भाषा का अध्ययन करके ज्ञान को वो अर्जित किए थे? तो बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का। और आगे है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर किनकी विचारधारा का गहन प्रभाव है? तो परमहंस, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद। निराला की कविताओं में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो शोषित और प्रताड़ित लोगों को। शोषित और प्रताड़ित लोगों का। निराला किस काल के कवि माने जाते हैं? ठीक है, निराला किस काल के कवि? छायावादी। निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया था? तो मुक्त छंदों का प्रयोग किया था। किसका? मुक्त छंद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए है, आगे है यह दंतुरित मुस्कान। ठीक है, और फसल ना। तो यहाँ पास उनके जो लेखक हैं वो है नागार्जुन। तो हम लोग क्या करेंगे? नागार्जुन के जीवन परिचय से हम लोग आरंभ करेंगे। ठीक है, देखिए, नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। ठीक है, सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में। कहाँ? बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 में। उनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था।
आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे कहाँ चले गए? बनारस और कलकत्ता गए। कहाँ गए? बनारस और कलकत्ता गए। ठीक है। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। 1936 में कहाँ गए? श्रीलंका, और बौद्ध धर्म में वहाँ दीक्षित हो गए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौटकर आए। ठीक है। घुमकड़ी और अकड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है वो है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियाँ का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। देखिए, नागार्जुन का प्रमुख जो काव्य कृति है वह है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने क्या कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, और आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, और मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। इतने वो सब लिखे थे। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य-विद्याओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख है हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, और मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। देखिए, उनका जो प्रमुख जो संपूर्ण कृतित्व है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से 7 खंड में प्रकाशित हुआ है। उनको बहुत सारा सम्मान भी मिला है, जैसे हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला है। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविता लिखी। पहले हिंदी मैथिली में लिखते थे, लेकिन बांग्ला और संस्कृत में भी इन्होंने कविता लिखे हैं। मातृभाषा मैथिली में वे यात्रा नाम से प्रतिष्ठित है। क्या है? यात्रा नाम से प्रतिष्ठित है। आगे है, लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागार्जुन जी को आधुनिक कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर कहा जाता है। छायादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। सामयिकी बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाएं। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उनके साथ नज़रों का बाकपन जुड़ जाता है। फसल शब्द सुनते ही खेतों से लहलहाती फसल आँखों के सामने आ जाती है। ठीक है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा
की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला कविता जो है यह दंतुरित मुस्कान को शुरू करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालियों के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहेगे अनिमेष। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम न बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनकी मार, और होती जबकि आंखें चार। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल देगी। ठीक है, खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल कर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूँ, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के शर्म से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि आज तुम्हारी माँ न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आधार जताते हुए भी तुम्हारा मेरा क्या संबंध यह तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान ना दिया। तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती है तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। ठीक है, चलिए आगे है कविता फसल। क्या है? फसल। एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं दो की नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संकली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज के किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या जानते हैं। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने की किनका योगदान रहता है उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है
तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसान का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप, गुण, रंग एक समान नहीं होते। सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी का, हाथों की मेहनत का, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके सारांश को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम लोग इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, बिहार में हुआ था। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ मिली? संस्कृत पाठशाला में। कहाँ मिली? संस्कृत पाठशाला में। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए? बनारस और कलकत्ता। कहाँ कहाँ? बनारस और कलकत्ता। बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु नागार्जुन श्रीलंका कब गए? तो 1936 में। कितने वर्षों के प्रवास के पश्चात नागार्जुन 1938 में वापस आए? तो 2 वर्ष के। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो घुमक्कड़ी और अक्कड़ व्यक्ति। नागार्जुन का संपूर्ण कृतित्व किस नाम से प्रकाशित है? तो नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन रचनावली। कितने खंडों में है? तो 7 खंडों में है नागार्जुन रचनावली। कितने खंडों में? 7 में। आगे है कि किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मैथिली। किस भाषा? तो मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था नागार्जुन को। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? यात्री। किस नाम से? यात्री नाम से प्रसिद्ध है। नागार्जुन ने किस भाषा में रचना किए थे? हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला। नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जानते हैं? आधुनिक कबीर। किस नाम से? आधुनिक कबीर के नाम से। इनका जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ था? 1998 में। जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है। यह दंतुरित मुस्कान में किसके सौंदर्य को बताया गया है? नवजात शिशु की मुस्कान के सौंदर्य के बारे में। खेलने के बाद बच्चों का शरीर किससे भर जाता है? धूल से। धूल से भरा बालक का शरीर किसके समान है? तो कमल के फूल के समान। कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूठ हो गया? तो बांस और बबूल की भांति। कविता में किस रस का समावेश है? वात्सल्य रस का समावेश है। किस रस का समावेश है? वात्सल्य रस का समावेश है। कवि किससे आकर्षित होता है? तो शिशु की मुस्कान से। किससे? शिशु की मुस्कान से। फसल कविता के अनुसार फसल पैदा करने में किसके पानी का जादू होता है? तो नदियों के पानी का जादू। फसल तैयार करने में कितने किसानों के मेहनत लगता है? तो असंख्य किसानों के मेहनत लगता है। कविता के अनुसार फसल किसकी सम्मिलित रूप है? तो पानी, मेहनत, मिट्टी, सूर्य की किरण और मंद हवाओं का स्पर्श का। अब हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1911 में हुआ था। कहाँ? तो हुआ था दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, बिहार राज्य में। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन की आरंभिक शिक्षा कहाँ मिली थी? तो संस्कृत पाठशाला में। कहाँ? संस्कृत पाठशाला में। नागार्जुन भारत में अध्ययन के लिए कहाँ कहाँ गए थे? बनारस और कोलकाता। कहाँ गए थे? बनारस और कोलकाता। बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए नागार्जुन श्रीलंका कब गए थे? 1936 में। कब गए थे? 1936 में। कितने साल वहाँ रहे थे? 2 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 2 वर्षों तक। नागार्जुन किस स्वभाव के व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर ए, घुमक्कड़ी और अक्खड़ व्यक्ति थे। नागार्जुन का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन रचनावली। नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? 7 खंड है। कितने खंड है? 7 खंड है। किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मैथिली। किसके लिए? मैथिली। मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध हैं? यात्री नाम से। किस नाम से? यात्री नाम से। नागार्जुन किन किन भाषाओं में रचना किए हैं?
तो हिंदी, मैथिली, संस्कृत, बांग्ला यानी कि उपयुक्त सभी। नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जानते हैं? तो आधुनिक कबीर। किस नाम से? आधुनिक कबीर। नागार्जुन की मृत्यु कब हुआ था? 1998 में। कब हुआ था? 1998 में। यह दंतुरित मुस्कान किसके सौंदर्य को बताता है? तो नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को। नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य को। खेलने के बाद बच्चों का शरीर किससे भर जाता है? तो धूल से। किससे भर जाता है? धूल से। धूल से भरे बालक का शरीर किसके समान लगता है? तो कमल के फूल के समान। किसके समान? कमल के फूल के समान। कवि का मन किसकी भांति नीरस और ठूंठ हो गया? बांस और बबूल की भांति। बांस और बबूल की भांति। कविता में किस रस का समावेश है? तो किस रस का समावेश है? वात्सल्य रस का। किस रस का है? वात्सल्य रस का। कवि किससे आकर्षित होता है? तो शिशु के मुस्कान से। किसके? शिशु के मुस्कान से। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे क्षितिज भाग 2 पुस्तक के अगले 3 कविताओं के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।